रिकॉर्डिंग करो लोग। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। क्या बिहार पुलिस इतनी डरपोक और बेशर्म हो चुकी है कि 20-22 साल के एक नौजवान के हाथ में कट्टा देखकर उसकी घिघी बंध जाती है और वो सीधे 4-5 गोलियां दाग देती है। जिस देश में खूंखार नक्सलियों से हथियार डलवाकर उन्हें मुख्य धारा में लाया जाता है, जिस देश में कसाब जैसे, हाँ याद है आपको, अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी कानून के तहत फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता है, क्या उसी देश के बिहार राज्य में एक नौजवान को कट्टा दिखाने की सजा सीधे मौत दी जाएगी? क्या वो अपराधी था, पता लगाया था तुमने, या वर्दी के हनक में जो चाहो कर लो, गुजर जाओ? क्या इतनी नकारा हो गए आप कि उसे कट्टा लहराते देख आपको रहा नहीं गया? क्या इस तरीके के लड़के को काबू में करने की ट्रेनिंग नहीं मिली आपको? कोर्ट में ना कोई अपराधी है, ना चोर है, ना चंडाल है, फिर भी सरेंडर पर एनकाउंटर? यह सवाल आज सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं न्यूज बेल्ट का खास शो 9 AM। क्या आप एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां पुलिस ही जज बन जाए, पुलिस ही जल्लाद बन जाए और पुलिस ही तय करे कि किसे जीना है और किसे मरना है? आज न्यूज बेल्ट के इस खास शो में हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की उस अमानवीय कानून की धज्जियां उड़ाने वाली और बर्बर कार्यशैली की जिसने मर्यादा और संविधान को ताक पर रख दिया। थोड़ा इस पूरे केस का ठोस डेटा और फैक्ट समझिए। जो बिहार पुलिस की एनकाउंटर थ्योरी की धज्जियां उड़ा देते हैं, जिस भरत भूषण तिवारी को बिहार पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, वो कोई हिस्ट्री सीटर था क्या? किसी गैंग का हिस्सा था क्या? वो बीएससी का छात्र था जो गांव की सड़क, बाढ़ और बिजली के लिए आवाज उठा रहा था। हां, यह सच है कि 16 जून को वो फेसबुक लाइव आया, उसने पिस्तौल दिखाई, खुद को भगत सिंह से जोड़ते हुए कहा कि यह लड़ाई मैं अकेले लड़ रहा हूं। लेकिन पुलिस कहती है उसने 8 से 10 राउंड फायरिंग की, इसलिए हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई। अरे झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है ना यार। बाकी लोग बिहार के अंधे हैं। थोड़ा सा आप लॉजिकल फैक्ट देखिए और आप भी, बिहार पुलिस भी इसको देखे। अगर पुलिस की कार्रवाई इतनी ही सही और जायज थी तो एनकाउंटर के तुरंत बाद शाहपुर के थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों को सरकार ने सस्पेंड क्यों किया? आपने बहुत अच्छा काम किया था, एनकाउंटर 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 चिल्ला रहे हैं, तो सस्पेंड क्यों कर दिया सरकार आपको? अगर पुलिस हैं और आप अपनी जान बचाने के लिए गोली चला रहे हैं तो इनाम मिलना चाहिए था ना, कि इनाम में सस्पेंशन मिलना चाहिए था। क्या यह सस्पेंशन इस बात का सबूत नहीं है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है? क्या पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक निहत्थे या सरेंडर करते हुए लड़के पे गोलियां दाग दी? इस मामले में सत्ता की बेशर्मी का भी स्तर देखिए। सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले बयान देते हैं कि डीजीपी ने मुझे बताया है कि वो लड़का मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, हम उसे अस्पताल भिजवाने वाले थे। वाह गजब! आपके डीजीपी और आपको यह तो पता था कि वो मानसिक बीमार है, लेकिन क्या पुलिस इतनी अंधी थी कि उसे यह नहीं पता था कि वो कोई खूंखार अपराधी नहीं है? और अगर वो पहले मानसिक विक्षिप्त था तो एनकाउंटर के बाद अचानक वो खतरनाक अपराधी कैसे बन गया, जिसे सीधे मारना जरूरी हो गया, जिस पर सीधे गोली चलाना जरूरी हो गया, जिसे सीधे मौत की नींद सुलाना जरूरी हो गया? क्या डीजीपी और पुलिस महकमे ने मुख्यमंत्री को जानबूझकर झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी नहीं दी? या डीजीपी को जानकारी देने वाला जो वहां का डीएसपी, वहां का एसपी, थानेदार
थानेदार पे सिर्फ और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके खानापूर्ति तो आपने कर दी। क्या वहां के एसपी डीएसपी जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने डीजीपी को झूठी जानकारी दी? चलिए ये बात भी। और अब सवाल उठता है कि जब आपके ही मंत्री मिथिलेश तिवारी से लेकर के विजय सिन्हा से लेकर के सारे लोगों ने मोर्चा खोल दिया, उन्होंने साफ कहा कि एनकाउंटर पूरी तरह गलत है, पुलिस को उसका आपराधिक इतिहास पता लगाना चाहिए। अगर वो गोली चला भी रहा था तो बड़े बड़े आतंकवादियों के पहले पैर में गोली मारी जाती है, और बिहार में भी तो आप ही करते हैं, हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं। सीधे 4-5 गोलियां दागकर उसे मार डालने के पीछे पुलिस की मंशा क्या थी? जब सरकार के मंत्री और सत्ताधारी दल के नेता, गठबंधन दल के नेता अपने ही पुलिस को हत्यारा मान रहे हो, अपने ही पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रहे हो, तो आम जनता का भरोसा इस खाकी पर कैसे टिकेगा? जवाब तो सरकार को देना होगा ना। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक और उलझा हुआ पहलू है भरत तिवारी का वो आखिरी वक्त। एक तरफ पुलिस का कागजी दावा है तो दूसरी तरफ बेबस मां की चीखें हैं। मां रो रो कर कह रही है, मेरा बेटा अपनी पिस्तौल सौंपकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा था, लेकिन उन्होंने निहत्थे बच्चे पर गोलियां बरसा दी। जरा सोचिए, एक लड़का जो समाज सेवा करना चाहता था, गांव की समस्याओं के लिए लड़ रहा था, वो अचानक सिस्टम की बेरुखी से इस कदर टूट गया कि खुद को भगत सिंह समझने की भूल कर बैठा। उसने सोचा कि वो पिस्तौल दिखाकर व्यवस्था को जगा देगा। हालांकि ये गलत था, गैर कानूनी था, वो गलत रास्ते पर जा रहा था। तो आप गलत रास्ते पर जा रहे एक भटके हुए नौजवान, जिसे समाज भी कह रहा है कि इधर वो मानसिक रूप से थोड़ा डिरेल हो गया था, तो उस भटके हुए नौजवान को समझाने, उसे सही रास्ते पर लाने और सरेंडर कराने के बजाय उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, उसे गोली ही मार दिया। यार, आज पूरा देश और बिहार समाज इस बात पर बटा हुआ है, कोई जात के नाम पे राजनीति चमका रहा है, तो कोई पुलिस के इस एनकाउंटर राज का जश्न मना रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि सच इस खाकी वर्दी के नीचे कहीं छिप गया है। इतिहास गवाह है, जब जब पुलिस को कानून हाथ में लेने की खुली छूट दी गई है, तब तब लोकतंत्र शर्म से डूब गया है। पुलिसिया राज की कहानी किसी से छिपी नहीं है, याद कीजिएगा नेताजी। आज यह कहानी सिर्फ भरत भूषण तिवारी की नहीं है, यह कहानी आपके और हमारे बच्चों की भी हो सकती है। कल को अगर सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो क्या उसे इसी तरह एनकाउंटर के नाम पर खामोश कर दिया जाएगा? क्या भरत भूषण तिवारी गुंडा था, बदमाश था? इसका जवाब तो देना होगा ना। हम जनता की तरफ से ही सही 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बिहार की पुलिस इतनी नकारा और अक्षम हो चुकी थी कि कट्टा लहराते एक अकेले लड़के से हथियार छीनकर उसे काबू नहीं कर सकती थी? क्या एनकाउंटर ही आपका पहला और आखिरी नियम बन चुका है, जब सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसने कट्टा फेंक दिया, चिल्लाया सरेंडर, जब उसकी मां, परिवार चीख चीख कर कह रहे हैं, और अब समाज कि उसने सरेंडर कर दिया था, तो समर्पण के बाद उसे गोलियां क्यों मारी तुमने? खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, यह सवाल नंबर 3 है, कि डीजीपी ने उन्हें बताया था कि लड़का मेंटली डिस्टर्ब है। तो साहब, या तो आपके डीजीपी ने आपको बेवकूफ बनाया, या डीजीपी को वहां के एसपी ने बेवकूफ बनाया, एसपी को डीएसपी ने बेवकूफ बनाया, और उससे ज्यादा फिर थाना प्रभारी ने बेवकूफ बनाया। क्यों एसपी वहां नहीं गए? घटना स्थल पर जब पहले दिन वो पिस्तौल चमका रहा था, वो गलत कर रहा था, गैर कानूनी काम कर रहा था, तो एसपी को जाना चाहिए था कि नहीं? और अगर भरत ने पुलिस पे गोलियां चलाई थी तो पुलिस ने शाहपुर थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड क्यों कर दिया? या आईवास कर रहे हो क्या, कि तब तक लोग समझ ले कि नहीं बहुत साहब एक्शन ले रहे हैं? क्या है सस्पेंशन पुलिस के गुनाह पर खुद खाकी का ही मुहर नहीं है? सवाल नंबर 4 और 5, कानून कहता है कि अगर कोई दिमागी रूप से बीमार है तो उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। जिस देश में बड़े बड़े अलगाववादियों, नक्सलियों को सरेंडर का मौका मिलता है,
हथियार के साथ, आ जाओ भाई, पैकेज मिलेगा, आ जाओ, फिर से नया जीवन शुरू करो। और ये एक बीएससी पास लड़का जो सिस्टम के षड्यंत्र के खिलाफ लड़ रहा था, उसे बस मौत की नींद सुला दिया तूने। ये नियम कहता है, भारत का कानून कहता है कि एनकाउंटर सिर्फ आखिरी चारा होना चाहिए। फिर यहां सीधे गोलियां क्यों मारी गई, क्यों गोली दागी आपने? भरत तिवारी आखिर था कौन? सोशल मीडिया और जमीनी पड़ताल से जो सच सामने आया वो तो हिला देने वाला है। भरत कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं था, वो एक नया लड़का था जो गांव के गरीबों की मदद करता था। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के संकल्प को लेकर मध्य प्रदेश तक पैदल भी चला गया था। वो शहीद आजम भगत सिंह से इस कदर प्रभावित था कि उसकी नजर में समाज के लिए क्रांति लाना जरूरी था। और क्रांति तो चाहिए ही, हर जगह भ्रष्टाचार है यार, किसी से छुपा है क्या? ब्लॉक से लेकर के आप डिस्ट्रिक्ट से लेकर के राजधानी तक, सचिवालय से लेकर के आप कहिए ब्लॉक लेवल तक, हर जगह माल चाहिए। यहां तो हर घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए। एक भरत को मारने से काम नहीं चलेगा। उसकी नजर में क्रांति लाना जरूरी था। जिस तरीके से भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से देख रहा था, आप ही के अधिकारी उसे बढ़ा रहे थे। अब थोड़ा पिता की आंखों में देखिए, भरत उनका वो होनहार बेटा था जो गांव में इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए उसने बकायदा लाइसेंस की अर्जी भी दी थी। यानी वो भविष्य के खूबसूरत सपने बुन रहा था। लेकिन इस कहानी के पीछे एक और कड़वा सच ये भी था कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, परेशान था। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह सही नहीं था। यह बात पुलिस भी मानती है और खुद उसका परिवार भी स्वीकार करता है। अब सोचिए, एक पढ़ा लिखा और सपने देखने वाला लड़का जब व्यवस्था की बेरुखी से तंग आकर हाथ में बंदूक उठाता है तो उसे सुधारने के बजाय उसकी जान ले ली जाती है। एनकाउंटर क्यों हुआ, यह तो जांच का विषय है। लेकिन 17 जून की सुबह बिलौटी गांव में जो कुछ हुआ वो खाकी के दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है मेरे भाई। सुबह के करीब 9 बजे शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की भारी भरकम टीम बिलौटी गांव को घेर लेती है और ठीक यहीं से जन्म लेती है दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। पुलिस की थ्योरी कहती है भरत ने टीम को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमने चेतावनी दी पर वो नहीं रुका, इसलिए जवाबी कार्रवाई में उसी गोली मारनी पड़ी। पुलिस का दावा है कि गोलियां पैर में लगी, लेकिन परिवार की कहानी बिल्कुल जुदा है। परिवार का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर उसके पेट और जांघ के हिस्से में गोलियां दागी ताकि वो बच न सके। घायल भरत को पहले शाहपुर ले जाया गया, फिर आरा, वहां से पीएमसीएच रेफर किया गया। गोली तो हमने भी देखा था, आप ठेहुना के ऊपर ही गोली उसे मारी गई थी। अब पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस का कैसा रिस्पांस सिस्टम है कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते लड़का लाश बन जाता है। जैसे ही भरत की मौत की खबर बिलौटी गांव पहुंचती है, लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है। आज उस गांव में, उस इलाके में भारी संख्या में लोग भरत के घर पहुंच रहे हैं, उसे अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जरा उस बेबस मां और रोती हुई बहन की चीखों को सुनिए। वो मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक पूरी पुलिसिया व्यवस्था पर अपने तीखे आक्रोश और भारी भरकम शब्दों से प्रहार कर रही है। एक मां सड़क के बीचों बीच अपने जवान बेटे की लाश की आस में रोती विलखती नजर आती है। सरकार को शर्म नहीं आती है? क्या न्यायिक जांच कर देने से उसका बेटा वापस आ जाएगा? अरे वो पूछ रही है, क्या कट्टा लहराने की सजा सीधे मौत होती है? ये तो जरूरत है सम्राट चौधरी इसका जवाब दे। क्या बिहार में कानून का राज इसी को कहते हैं? इसी को सुशासन कहते हैं? मां के सामने उसके बेटे को निहत्था करके गोलियों से भून दिया जाए। जनता के मन में यह सवाल आज अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। इतिहास में जब भी पुलिसिया एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के दावों ने ही असली सच को उजागर किया। भरत तिवारी के शरीर में लगी वो 4-5 गोलियां चीख चीख कर सच बयां करेंगी कि उन्हें किस एंगल से और कितनी दूरी से गोली दागा गया था। अब जरा उन सबूतों का लॉजिकल एनालिसिस कीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जिन्होंने बिहार पुलिस के होश उड़ा रखे हैं।
ये जब कारनामा कर लेते हैं तो हमेशा इनका होश उड़ जाता है, लेकिन सुधरने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं करते, अच्छा काम करते हैं, लेकिन भरत तिवारी के केस ने इनको बेशर्मी से भी नीचे कर दिया है। थोड़ा समझिए, दो परस्पर विरोधी वीडियो सामने आए। पहला वीडियो, इसमें भरत तिवारी हाथ में पिस्तौल लिए कैमरे के सामने लाइव आकर चेतावनी देता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस इसी वीडियो को ढाल बनाकर आत्मरक्षा की थ्योरी दे रहा है। गजब। दूसरा वीडियो, लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब एक और वीडियो सामने आता है जिसमें भरत साफ तौर पर कट्टा फेंकते हुए कह रहा है, लो ठीक है, सरेंडर कर दे रहे हैं। अब यहां पहला वैज्ञानिक अवतार का सवाल तो उठता है ना, जनता पागल थोड़े है। पुलिस कहती है कि सब कुछ नियम के हिसाब से हुआ, भरत ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, इसलिए मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, इस कथित मुठभेड़ में पुलिस का एक भी जवान जख्मी नहीं हुआ। वाह, कैसा, मतलब दो तरफा कैसे गोली चल रही थी। और सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए कि अगर एनकाउंटर 100% सही था तो एसपी ने जांच के आदेश देकर थानेदार समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया। प्रथम दृष्टया पुलिस एनकाउंटर को सही बताती है और पीठ पीछे अपने ही जवानों को सस्पेंड कर देती है। यह सस्पेंशन साफ इशारा कर रहा है कि शक की सुई अब परिवार के दावों की तरफ घूम चुकी है। इस देश में फर्जी एनकाउंटर्स का एक लंबा इतिहास रहा है जो काफी डरावना है, और जब जब पुलिसिया कानून अंधा होता है तब तब ऐसे ही थ्योरियां गढ़ी जाती हैं। मां और परिवार का सीधा और कड़क आरोप है कि भरत पिस्तौल छोड़कर हाथ ऊपर करके सरेंडर कर चुका था, उसके बाद उसे जानबूझकर गोली मारी गई। अब सच और झूठ के इस खेल में पोस्टमार्टम फॉरेंसिक रिपोर्ट सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। फॉरेंसिक जांच से साफ पता चलेगा कि पुलिस के बंदूक से निकली गोली कितनी दूरी से चलाई गई थी, फायरिंग का डिस्टेंस क्या था। अगर गवाहों का बयान, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फुटेज यह साबित कर देते हैं कि भरत सरेंडर कर चुका था और गोलियां बेहद नजदीक से मारी गई थी, तो साहब यह आत्मरक्षा की कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और ढहेगी क्या, ढह चुकी है। यह बिहार की जनता भी देख रही है और पुलिस महकमा भी जान रहा है और सरकार के लोग भी जान रहे हैं। अब तो ऐसे क्या कहिएगा, खाकी वर्दी द्वारा की गई ये कानूनी हत्या का मामला, इससे कुछ अलग तो नहीं दिखता है। लेकिन अब थोड़ा रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, वीडियो सबके सामने है। सवाल यह है कि यह रिपोर्ट ईमानदारी से बाहर आने दी जाएगी। क्या बिहार सरकार इस सच को जनता के सामने लाएगी? इस पूरे मामले में सरकार के अंदर चल रही 2 समानांतर कहानियों को भी जरा देखिए, वो आपका दिमाग खराब कर देगी। एक तरफ पुलिस इसे ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करे, तो दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो खुद सूबे के गृह मंत्री भी हैं, यानी पुलिस सीधे उनके नीचे काम करती है, वो कुछ और ही राग अलाप रहे। मुख्यमंत्री कहते हैं, जब मैंने कट्टा लहराने वाला वो पहला वीडियो देखा तो मैं खुद शक पका गया कि कोई लड़का पुलिस के सामने ऐसा कैसे कर सकता है। फिर डीजीपी ने हमें बताया कि वो तो मेंटली डिस्टर्ब है। हमारा फैसला उसे जिंदा गिरफ्तार करके अस्पताल भेजने का था। अब सोचिए, गृह मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लड़के को अस्पताल भेजना था, और उनकी पुलिस उसे सीधे श्मशान भेज देती है। तो क्या डीजीपी ने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा और डीजीपी को उनके मातहत अधिकारियों ने अंधेरे में रखा? क्या यह गृह मंत्री और पुलिस मुख्यालय के बीच का कोई खौफनाक कम्युनिकेशन गैप था, या फिर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने ऑन द स्पॉट खुद ही जज और जल्लाद बनने का एक क्रूर फैसला ले लिया? इस पूरी कानूनी और राजनीतिक खींचतान के बीच बिलौटी गांव से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा चीर देंगी। भरत की मां के पास सोशल मीडिया के तमाम लोग पहुंच रहे हैं। कोई उनका दर्द बांटने की कोशिश कर रहा है, तो कोई इस उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश कर रहा है। भरत के चाहने वाले आज सड़क पर बैठकर सरकार से एक ही बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं। अगर खुद मुख्यमंत्री मान रहे थे कि वो लड़का दिमागी तौर पर बीमार था, तो बीमारों का इलाज गोलियों से छलनी करके किया जाता है क्या, कि उसे अस्पताल के बेड पर भेजकर किया जाता है? आज हर आंख में आंसू है और दिल में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इस आखिरी मिनट में ऐसा क्या हुआ था
कि आत्मरक्षा के नाम पर एक मां की गोद हमेशा के लिए सूनी कर दी गई। इतिहास गवाह है कि जब जब भी किसी राज्य की कानून व्यवस्था अपने ही नागरिकों पर गोलियां बरसाने को मजबूरी का नाम देने लगे तो समझ लीजिए इंसाफ का जनाजा उठ चुका है। और जब इंसाफ का जनाजा उठता है तो सरकार का जनाजा उठते देर नहीं लगता। जिस कश्मीर में बड़े बड़े ट्रेंड आतंकवादियों को सेना और पुलिस माइक पर अनाउंसमेंट करके सरेंडर करने का मौका देती है, वहां बिहार के एक गांव में एक मानसिक रूप से परेशान नौजवान को सरेंडर करने के बाद भी मार दिए जाने का आरोप पुलिस पर लग रहा है। हद है। अभी किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि असली खेल तो उन गवाहों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और मोबाइल फुटेज के पीछे छिपा है जिन्हें दबाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। अब जरा इसके पीछे के अंतिम और सबसे बड़े कानूनी तर्क को समझिए। लॉजिक बहुत साफ है। अगर भरत तिवारी वाकई एक खूंखार अपराधी था, अगर उसने पुलिस वालों की जान लेने के लिए उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, तो अपनी जान बचाने वाले उन जांबाज पुलिसकर्मियों को इनाम दे दो। अब सस्पेंड कर दिए, बेकसूरों को सजा दे दिया आपने, वर्दी वालों को सजा दे दी आपने। अगर वो बेकसूर नहीं थे तो ये सस्पेंशन क्या है सीएम साहब? जवाब तो देना होगा ना। हालांकि आपने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। बिलौटी गांव में उस सुबह कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ। जरा देश के कानून को समझिए। एनकाउंटर को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के नियम बिल्कुल साफ और सख्त हैं। हर एनकाउंटर के बाद तत्काल एफआईआर, एक बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, मजिस्ट्रेट जांच और मानवाधिकार आयोग को तुरंत सूचित करना अनिवार्य है। कोर्ट बार बार यह चेतावनी देता है कि अगर एनकाउंटर पुलिस के लिए आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं, खाकी वर्दी पहनकर खुद को कानून से ऊपर समझने वाले अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि देश बदल चुका है और कानून भी। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, जो पहले की धारा 302 यानी हत्या के बराबर है, के तहत अगर जांच में यह साबित हो गया कि किसी निहत्थे या सरेंडर कर चुके व्यक्ति को जानबूझकर मारा गया, तो यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सीधे हत्या का मामला माना जाएगा। इसमें दोषी पुलिसकर्मियों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान। नौकरी तो जाएगी ही। और सबसे बड़ी बात, देश का कानून साफ कहता है अगर कोई इंसान दिमागी रूप से बीमार या विक्षिप्त है तो उस पर गोली नहीं चलाई जा सकती, उसका इलाज होना चाहिए। अगर पुलिस इस मामले में सही है तो वो जांच में बेदाग बच निकलेगी, लेकिन अगर पुलिस ने जरा सी भी ज्यादती की है और वो लड़का सच में मानसिक तौर पर डिस्टर्ब था, जैसा दिख रहा है, जैसा कि वीडियो सामने आया है, जैसा कि जो अभी तक प्रमाण सामने आए हैं, सबूत सामने आए हैं, तो याद रखना ये खाकी वर्दी भी इन पुलिस वालों के गुनाह को नहीं छुपा पाएगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि भरत तिवारी दूध का धुला है या धुला था, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। हाथ में कट्टा निकालना, पुलिस पर लहराना, सोशल मीडिया पर लाइव आकर व्यवस्था को चुनौती देना, उसका तरीका 100% गलत था। लेकिन सवाल तो इस विशाल और आधुनिक बिहार पुलिस पर है। क्या इतने बड़े तामझाम और ट्रेनिंग के बाद भी आपकी पुलिस एक अकेले लड़के को बिना मारे सरेंडर नहीं करवा पाई? इससे बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? बगल में पुलिस वाला बैठा है और वो बगल में ही अपने बिछावन पे कट्टा लेके बैठा है। कोई सामान्य आदमी ऐसा करेगा? कोई अपराधी ऐसा करेगा? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर गोली चलाना क्या समाधान था इसका आखिरी? आज सरकार के अपने ही मंत्री सवाल पूछ रहे हैं, अपने ही बड़े नेता सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता के भीतर बैठे लोग ही दबी जुबान में कह रहे हैं जान से क्यों मारा भाई? हाफ एनकाउंटर कर देते या पकड़ लेते। वो तो सिस्टम से लड़ रहा था, सिस्टम से लड़ते लड़ते ही मानसिक रूप से विक्षिप्त हुआ था। तो पर्दे के पीछे की असली कहानी होगी क्या, ये सबको पता है। आज बिहार नहीं, देश की जनता के मन में यह सवाल गहरे तक बैठ गया है कि अगर कल कोई नागरिक आक्रोशित होकर व्यवस्था से तंग आकर कानून के खिलाफ कोई गलत कदम उठा ले तो क्या यह लोकतंत्र सीधे उनकी जान ले लेगा? एक मां की गोद हमेशा के लिए सूनी कर देगा?
और इस नुकसान की भरपाई कोई सरकार नहीं कर सकती। इतना मादा नहीं है, मां की गोद कैसे भरोगे? इस मामले की संवेदनशीलता और चौतरफा गिरती बिहार पुलिस को देखते हुए सरकार पीछे हट गई। लेकिन अब पीछे हटने से क्या होगा? इस एनकाउंटर की निष्पक्षता को तय करने के लिए बिहार सरकार ने अब न्यायिक आयोग, जुडिशियल कमीशन के गठन का आदेश दे दिया। इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। लेकिन इस बीच हमारी आप सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर यह विनती है, कृपया किसी भी तरह की हिंसा या आक्रोश के रास्ते पर मत निकलिए। हिंसा हमेशा सही रास्ते को भटका देती है। एक जागरूक नागरिक की असली ताकत बंदूकों या लाठियों में नहीं, बल्कि उसके चुभते हुए और तीखे सवालों में होती है। हम बैठे हैं आपके सवालों को पूछने के लिए। आपका एक सीधा और सच्चा सवाल किसी भी बंदूक की ताकत से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और यही हमारे इस महान लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए बस एक ही सीधा रास्ता है, अदालत की निगरानी में एक पूरी तरह से आजाद जांच और पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक रिपोर्ट का ईमानदारी से जनता के सामने आना। जो भी दोषी हो, चाहे वो रसूखदार कुर्सी वाला हो या रसूखदार वर्दी वाला, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जो समाज अपनी पुलिस को अदालत बनने की इजाजत दे देता है, वो समाज बहुत जल्द अपने ही अधिकारों को खो बैठता है। भरत भूषण तिवारी के इस एनकाउंटर की कहानी पर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस आवाज को, न्यूज बेल्ट के इस मंच को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, हमसे जुड़िए, क्योंकि याद रखिए, आज यह तीखा सवाल भरत के लिए उठा है। कल को यह सवाल हम में से आपके परिवार में या किसी के लिए भी खड़ा हो सकता है। दिन ढल चुका है, लेकिन सवाल आज भी अपनी जगह पर अंगारे की तरह सुलग रहा है। एक बीमार समाज का इलाज कानून की किताबें थी या पुलिस की ये बंदूक की गोलियां? फैसला आपके हाथों में है। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। नमस्कार, प्रणाम।